पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज चाल के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 3 किस्म की चालें होती हैं। एक शॉर्ट टर्म चाल होती है जिसे टैक्टिक कहा जाता है, एक मीडियम टर्म चाल होती है जिसे स्ट्रेटजी कहा जाता है, और एक लॉन्ग टर्म चाल होती है जिसे ग्रैंड स्ट्रेटजी कहा जाता है। अगर पिछले 3 साल का हिसाब लें तो इमरान खान की जो टैक्टिक्स हैं, जो उनकी शॉर्ट टर्म चालें हैं, हमें नजर आती हैं। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, अपने हक के लिए निकलना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, डिजिटल मीडिया पे एक्टिव होना, और ऑफ कोर्स इलेक्शन लड़ना, अपने हक के लिए इलेक्शन लड़ना। मगर ये जितनी भी शॉर्ट टर्म चालें थी, टैक्टिक्स थे, जो इमरान खान ने कोशिश की, पीटीआई ने कोशिश की, उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स ने कोशिश की, उनके पार्लियामेंटेरियंस ने कोशिश की, उनके वोटर्स सपोर्टर्स ने कोशिश की, इन सब चालों को अपने हथकंडों से पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो फौजी हैं और उसके जो पटवारी हैं, उन्होंने उसको काउंटर किया, इलीगली काउंटर किया, जोर जबर से काउंटर किया। कहीं लोगों को उठा लिया, कहीं लोगों को अगवा किया, कहीं लोगों को अरेस्ट किया, कहीं लोगों को कत्ल कर दिया, कहीं लोगों के घर पे डाका मारा, कहीं लोगों के इलेक्शन के वोट पे डाका मारा। ये पिछले 2-3 साल की समरी है, मगर ये सब शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स थे। अब दोनों साइडें सेटल हो गई हैं क्योंकि एक स्टेलमेट हो गया है। एक तरफ जो स्टेलमेट है उसमें इमरान झुक नहीं रहे, रुक नहीं रहे, और दूसरी तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी झुक नहीं रही, भी रुक नहीं रही, वो भी अपना जुल्म कर रही है, और इमरान भी अब जुल्म के खिलाफ, उनकी पार्टी जो है जबर के खिलाफ अभी भी खड़ी हुई है। तो इस जब शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स जो हैं, जब इनका स्टेलमेट हो जाए तो फिर स्ट्रैटेजी को बदलने का वक्त आता है। आज शो के दूसरे हिस्से में फौज जो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है, स्पेशली जो पिछले 6-8 महीनों में हमने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा दुनिया के फेवरेट बन गए हैं, अपने जहाज बेच रहे हैं, ट्रंप की गोदी में बैठ रहे हैं, बड़ा इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें घुस रहे हैं, मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका में, लिबिया, गजा, सूडान, यमन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सबके साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे हैं, मगर उसका फायदा इन्हें नहीं हो रहा। कल परसों में ही वीजा बैन हो गया है। पाकिस्तान उन 75 ममालिक में है जिनके ऊपर ट्रंप साहब ने बैन लगा दिया है। आज शो के दूसरे हिस्से में हम वॉशिंगटन का पर्सपेक्टिव लेंगे कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं, इतना नाच गाना करने के बावजूद उनको ये क्यों उनके साथ सलूक हुआ, उनकी स्ट्रैटेजी जो है क्यों फेल हुई, ये हम शो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। मगर शो के पहले हिस्से में हम नजर डालते हैं जल्दी से इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी है। इमरान भी जान गया है, मान गया है कि मुझे अभी ये नहीं निकालेंगे। जितना मैं अनबेंडिंग रहूंगा, जितना मैं नहीं झुकूंगा, उतना ये और सख्ती करेंगे। इसलिए कुछ और लोगों को सामने लाने का, कुछ और इत्तेहादी ग्रुप्स के साथ पार्टनर अप, टीम अप करने का वक्त आ गया है। अब वो जो टीम अप है वो आज ऑफिशियली इमरान ने, आप कह सकते हैं, एक नया नायब कप्तान पार्लियामेंट में लगाया है। इमरान के 2-3 नायब कप्तान हैं, एक पार्लियामेंट में मतलब नेशनल असेंबली में, एक सेनेट में, और एक गवर्नेंस के लिए केपी में है। हमने पिछले दिनों में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये अलग अलग तरीकों से इनको क्यों लगाया गया है। अब ये जो है आज मीटिंग हुई है, स्पीकर के दफ्तर में हुई है, नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स हैं, मगर जिस बंदे का नाम इन्होंने लगाया है, मतलब महमूद खान अचकजई का, वो इस मीटिंग में नहीं है। बाकी सब हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं कि हमारा नया जो टीम लीडर है पार्लियामेंट में, उसका नाम महमूद खान अचकजई है, ये उसके कागजात हैं। मगर खुद महमूद खान अचकजई किधर है? महमूद खान अचकजई इधर है। अब महमूद खान अचकजई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इस्लामाबाद में नॉमिनेट करते हैं, मगर महमूद खान अचकजई जो है वो कराची चले जाते हैं। हमने पिछले दिनों में ये पहले भी देखा कि महमूद खान अचकजई उन जगहों पे जा रहे हैं जिधर जमीन तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी पहले गए लाहौर, पीछे महमूद खान अचकजई आ गए अल्लामा राजा नासिर साहब के साथ, फिर कराची गए, जबरदस्त उधर मेला लगा, मजमा लगा, जबरदस्त पार्टी हुई कराची हैदराबाद में। उनके पीछे दूसरा रन लेते हुए अब महमूद खान अचकजई आ रहे हैं। अब तीसरी जगह जो आज
सुहेल आफरीदी गए हैं वो कबायली इलाकों में गए हैं, तीरा गए हैं, और तीरा में जो बाय द वे जो उनका आप कह सकते हैं होम टर्फ है, अब एक्सपेक्टेड है कि ये जो कबायली इलाके हैं इधर भी शायद हमारे नए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आए। ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, इमरान की स्ट्रैटेजी क्या है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है मगर फिर इसको समझना जरूरी है। पाकिस्तान में कुछ सियासी प्रेशर पॉइंट्स हैं, कुछ दुखती रगें हैं जो फौज जिनके बारे में काफी एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। एक तो हमारे जो पश्तून इलाके हैं जिधर लड़ाई भी हो रही है, जिधर जंग भी लगी हुई है, जिधर प्रो इमरान मूड भी है, जिधर एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड भी है, उन इलाकों को टच करना जो है वो जरूरी हो गया है, और उन इलाकों से रिप्रेजेंटेशन निकालना, लीडर निकालना, लोग निकालना, लड़के निकालना, वोटर निकालना उन इलाकों से इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए इन इलाकों को हॉट रखना जरूरी है। ये कौन से इलाके हैं? ये पहले तो ऑब्वियसली हमारे कबायली एरिया, हमारे पश्तून इलाके जो केपी में लगते हैं, जिधर से इमरान ने सुहेल आफरीदी को निकाला। फिर वो पश्तून इलाके जो बलोचिस्तान में लगते हैं, उधर से इमरान खान ने अचकजई को निकाला। और फिर वो अर्बन एरियाज जिधर एक क्लियर इमरान खान का हमेशा मैसेज गया है, स्पेशली इमरान खान के बयानिए में एक आप कह सकते हैं करबला का मैसेज, एक हुसैनी मैसेज, एक लड़ने का मैसेज, जिहाद का मैसेज और जुल्म के खिलाफ जो है खड़े होने का मैसेज, जो हुसैनी मैसेज है, वो MWM जो एक अर्बन जमात है उनके लिए गया है। इसलिए इमरान ने इन तीन लोगों को, सुहेल को, अचकजई को और अल्लामा साहब को, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग लोगों से अलग अलग इत्तेहाद करके ये अपना गेम बनाया है। अब ये लॉन्ग टर्म गेम है। इमरान खान का सुहेल आफरीदी को कराची भेजने से कल फौज जो है अपने हथियार नहीं डाल देगी, परसों इलेक्शन नहीं करवा लेगी, मगर इमरान इज टचिंग सेंसिटिव एरिया, शोइंग कि ही स्टिल हैज द फोर्स ऑफ द पीपल बिहाइंड हिम। क्योंकि ये अब जो बात चल रही है इज टू ब्रिंग द फौज टू द नेगोशिएशन टेबल। इमरान की स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि फौज इमरान से आके बात करे, इमरान इतना अपना मसल दिखाएं, कहीं कबायली इलाकों में, कभी बलोचिस्तान में, कभी केपी में, कभी कराची में, कभी लाहौर में, इतना मसल दिखाएं कि फौज लॉन्ग टर्म में मजबूर हो जाए। और ये होता रहेगा, आप देखेंगे ये एक साइकिल नहीं है, ये बार बार होता रहेगा जब तक एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है इतनी कल्मिनेट कर जाए, इतनी पक जाए कि फौज और एस्टैब्लिशमेंट वगैरह जो हैं इमरान से आके बात करें। आई थिंक दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक इट इज क्वाइट स्मार्ट, क्योंकि दूसरी तरफ जो फौज है वो समझ रही है कि अमरीकियों की गोद में बैठ के, चीनियों के साथ जहाज बना के, सऊदियों के साथ डिफेंस पैक्ट्स करके पाकिस्तान चलेगा नहीं। पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अंदर से चलेगा, पाकिस्तान के बाहर से नहीं चल सकता। यही जो पॉइंट है, ये हम पॉइंट वॉशिंगटन लेके जाते हैं। हमारे दोस्त माइकल कुगलमैन जो एक जबरदस्त किस्म के तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं कि इस सब का फायदा अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान को हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जो अमरीकियों की गोद में जाके पाकिस्तान के फौजी बैठ गए हैं, इस सब के साथ अब हम रुख करते हैं वॉशिंगटन का, तोपों का रुख वॉशिंगटन की तरफ करते हैं। जबरदस्त प्रोग्राम है, जबरदस्त इंटरव्यू है। बड़े दिनों बाद मैं कुगलमैन के साथ बैठा हूं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अब मेरे साथ वॉशिंगटन का रुख करें। Important thing. It's become a meme almost. But I want to sort of end on this. The JF-17 Thunder has all of a sudden become Pakistan's favorite export item. I mean, they're selling it to everyone, whoever will take it. Now, I've done a show on the Thunder. It's an affordable platform. It's got a Block 3 version, which they're peddling out now to whoever will get it. They're talking again in no particular order. The Bangladeshis, the Iraqis, the Indonesians, the Libyans, the Sudanese, though the Sudanese are getting a trainer aircraft. The question really for you is, Mike, I know you're not a specialist in weapons procurement, but do the Pakistanis even have the capacity to roll out squadron after squadron of the Thunder for all these countries? The Indians are pretty skeptical. Their press is all over it because so far the only deliveries that the Pakistanis have made in the last couple of years
has been maybe a half a squadron or even less to the Nigerians. They've made a that was a Block 2 version. They've shipped out a version to the Myanmar military, which is mostly grounded. And even their own marketing of the Thunder is questionable, because even though it was the J-10s, which are made in China and not in Pakistan, which knocked out those 5 or 6 or 7, or if you believe Donald Trump, 8 planes somewhere over the skies of India and Pakistan in last May. Though Donald Trump has been pretty abstract about who knocked out those planes. Still, if it was the J-10s which knocked those out with PL-15 missiles, the Thunder didn't do much except what the Pakistanis claim for it to do, which is knock out S-400 Russian-made Indian air defense systems. I don't want to get into a weapons nerd argument here. I just want you to broadly tell me, that is the Pakistani system, manufacturing system, ready to deliver all these weapons, all these platforms to all these countries? Or is this just like marketing? So you remember what I said at the top about how those in charge in Pakistan are trying to focus on Pakistan's image abroad, right? They want the world to see Pakistan as a net security provider. What better way to convey that image by having all these reports of deals or potential deals involving these mighty jets? I think for the reasons you mentioned, we should be very skeptical that this will all go forward. There was a piece in the news earlier this week that indicated that 16 countries have talked to Pakistan about these jets since the conflict with India. Of those 16 countries, very few of the talks have been very serious.